जय हिंद बच्चों, कैसे हैं? देखिए, आज मैं आ गई भारत माता का दूसरा वीडियो लेकर के दूसरे भाग में। पहले भाग में मैं उसको कॉन्सेप्ट समझा चुकी थी बातचीत के माध्यम से, भारत माता कविता का भावार्थ। और अब इसको लिखने का तरीका एक होता है कि बातचीत करते हैं, जिस तरह से हम लोग बातचीत करते हैं तो कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही पेन पेपर पे आएंगे तो उसके लिखने का तरीका बदल जाएगा, और लिखने का जब तरीका बदल जाएगा तो उसको किस सिस्टमैटिक तरीके से लिखेंगे। तो देखिए किस तरह से यहाँ लिखा हुआ है, उसका भावार्थ कवि परिचय तो मैं बता ही चुकी हूँ। और इसी तरह से आप नोटबुक खोलिए, इसी तरह से आप इसका व्याख्या लिखिएगा। ये देखिए पहला पद का यहाँ पे भावार्थ है, किस तरह से लिखा हुआ है, अपने नोटबुक को उस तरह से लिखिएगा। आशा करती हूँ कि एग्जाम में भी आप को आशा होगा इस तरह से लिखने में कि भारत माता ग्रामवासी खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासीन। ठीक है, शुद्ध हिंदी है। और इसको देखिए, कवि प्रस्तुत कविता, प्रस्तुत पद पंक्ति जो है सो आजादी के परिप्रेक्ष्य में छायावादी कवि सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित है, जिसका भावार्थ है, या जिस जो कवि कहते हैं कि वास्तविक भारत माता गांव में निवास करती है। भारत गांवों का देश है। भारत माता का स्वरूप खेतों में फैली श्यामल, हरी भरी और सांवली फसलों जैसा सुंदर है, परंतु गुलामी के कारण आज उसका आंचल धूल से भरा और मैला हो गया है। देशवासियों की दरिद्रता और कष्टों को देखकर गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियों में जो जल बह रहा है वह मानो भारत माता के दुखों के आंसू है। वह अपने ही देश में मिट्टी में की एक उदास और मौन चेतनाहीन मूर्ति की तरह लाचार खड़ी है। ठीक है, पहला पद का ये भावार्थ हो गया। दूसरा देखिए, दैन्य जरित अपलक नत चितवन, अधरों पे चीर नीरव रोदन, युग युग के तम से विषण्णन मन, वह घर अपने घर में प्रवासिनी। प्रस्तुत पद या प्रस्तुत कविता का भावार्थ है, या प्रस्तुत कविता हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली से ली गई है, जिसके रचयिता सुमित्रानंद पंत जी है, जिसका भावार्थ है कि पराधीनता के कारण भारत माता की दृष्टि चितवन, दीनता और लाचारी से जकड़ी हुई, लज्जा से नीचे झुकी हुई, उसके होठ झुकी हुई है। उनके होठों पर एक लंबा मौन और शब्दहीन रुदन है, सिसकियां जिसे कहते हैं, लोग अंदर ही अंदर जो होता है छाया हुआ है। सदियों से गुलामी अंधकार से सहते सहते उसका मन अत्यंत दुखी और विषादग्रस्त हो चुका है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि विदेशी शासकों के अत्याचार के कारण वह आज अपने ही घर में परदेशी यानी बंधक प्रवासिनी की तरह जीवन जीने को मजबूर है। 30 कोटि संतान नग्न तन, अर्धछुतित शोषित निशस्त्र जन, मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन नत मस्तक तरुतल निवासिनी। कवि तत्कालीन भारत की दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उस समय भारत माता की 30 कोटि संतान, मतलब 30 कोटि आबादी थी उस समय, आजादी के समय, बिना कपड़ों के नग्न तन रहने को मजबूर है। वे आधी भूखी है, अर्थात निरंतर शोषण हो रहा है। वे निहत्थी है, हाँ, है, और अंग्रेजों के दमन के कारण वे अज्ञानी, अशिक्षित और अत्यंत गरीब हो चुकी है। उनका सिर अत्याचारों के सामने लाचारी से झुका हुआ है, नतमस्तक, और उनके पास रहने को कोई मकान नहीं है। वे पैरों के नीचे तरुतल आश्रय लेने को विवश है। स्वर्ण शस्य पद तल लुंठित, चौथा हो गया, चौथा पैराग्राफ, चौथा पद, स्वर्ण शस्य पद तल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, क्रंदन कंपित अधर मौन स्मित, राहु ग्रसित सरसेंदु हासिन। भारत की धरती पर उगने वाले सोने जैसी मूल्यवान फसलें, स्वर्ण शस्य, आज विदेशी शासकों के पैरों तले रोंदी और लूटी जा रही है। पर भारत माता का मन इस धरती की तरह ही है, सब कुछ सहने वाली, सहिष्णु है, परंतु अब वह धैर्य भी टूट रहा है और उनका मन कुंठित हो गया है। दुखों के कारण उनके होठ कांप रहे हैं, उनकी पुरानी प्रसिद्ध मुस्कान गायब होकर मौन हो गई है। उनकी स्थिति वैसी दिखती है जैसे शरद ऋतु के सुंदर चंद्रमा को राहु ने ग्रसित कर लिया है। ठीक है, और ये जो पांचवा हो गया, चिंतित भ्रुकुटी चितित तिम्रांकित, नमित नयन नव वाष्पाश्रित, आनंद श्री छाया शशि उपमित, ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशिनी। देश के अंधकार में भविष्य को देखकर भारत माता की भौएं चिंता में तनी हुई है, भ्रुकुटी चिंता में तनी हुई है। पूरे क्षितिज पर निराशा का अंधकार छाया है, उसकी आंखें झुकी है और आकाश आंसुओं के धुंध से घिरा हुआ है।
उसके चेहरे की शोभा जिसकी तुलना कभी चंद्रमा से की जाती थी आज पूरी तरह मलिन हो चुकी है। यहाँ सबसे बड़ा अंतर विरोध यह है कि विश्व को गीता का अनुपम ज्ञान देने वाली भारत माता गीता प्रकाशिनी आज स्वयं अज्ञान और पराधीनता के जाल में फंसकर ज्ञान मूढ़ बनी हुई है। सफल आज उसका तप संयम पिला अहिंसा स्तन्य सुरूपम हरति जनमन भवतम भ्रम जग जननी जीवन विकासिनी। इसका अर्थ देखिए कि कविता के अंतिम पद में आशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए कवि कहते हैं कि भारत माता का सदियों का संचित तप और संयम आज सफल होने जा रहा है। उसने महात्मा गांधी के माध्यम से अपनी संतानों को अहिंसा का अमृत रूपी दूध पिला अहिंसा स्तन्य सुधोपम पिलाया है। यह अहिंसा रूपी मार्ग देशवासियों के मन में डर और संसार के अज्ञान रूपी अंधकार और भ्रम को दूर कर रहा है। भारत माता पुनः पूरे विश्व को का कल्याण करने वाली जग जननी मानव जीवन का विकास करने वाली बनकर उभर रही है। भारत ही वह देश है जहाँ कभी भी बिना रक्तपात के आजादी मिली है। नहीं तो इतिहास के पन्नों को उलट के देखिए, जहां कहीं भी आजादी मिली है रक्तपात युद्ध हुआ ही हुआ है। ठीक है, आइए अब इसका प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। कविता के प्रथम अनुच्छेद में देखिए लिखने का तरीका कितना सुंदर है। इस तरह से अपने नोटबुक में लिखिएगा। यहाँ देखिए पहले प्रश्न को लिखा गया है, फिर बीच में थोड़ा सा गैप दिया गया है और उसके बाद उसका उत्तर लिखा गया है कि कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत करते। कविता के प्रथम अनुच्छेद में सुमित्रानंद पंत भारत माता का एक अत्यंत मार्मिक और यथार्थवादी चित्र खींचते हैं। वे बताते हैं कि भारत माता गांवों में बसने वाली है। उनका शरीर खेतों में फैली हरी भरी फसलों की तरह सांवला, लेकिन गुलामी के कारण उसका आंचल धूल से भरा मैला आंचल हो चुका है। गंगा और यमुना में की नदियां में दुखों का आंसू बह रहा है, उनके दुखों का आंसू बह रहा है। वह अपने देश की मिट्टी की एक उदास और बेजुबान मूर्त की तरह दिखाई पड़ती है। ठीक है, यहाँ देखिए एक प्रश्न का जब हम उत्तर लिखे तो इतना दूर में लिख लिए। ठीक है, इस तरह से लिखना है और बीच में तब 2 लाइन का गैप लेते हैं। एग्जाम में भी इस तरह से अपनी कॉपी पर पेपर को तैयार कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा होगा। और यहाँ से जो है ये देखिए चौथाई जो छूटा है यहाँ से लिया गया है। चौथाई के पास से इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ चौथाई है और हम यहाँ से लिखना शुरू किए ऐसे 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 ऐसे, तो हर लाइन 13 होगा तो फिर देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इधर इधर थोड़ा छोड़ भी सकते हैं लाइन को, लेकिन इस साइड से एकदम पैरेलल में लिखना है। तो अब देखिए भारत माता अपने घर में प्रवासिनी क्यों बनी है। प्रवासिनी का अर्थ होता है विदेशी, परदेशी या अपने घर में पराया हो जाना। अंग्रेजों की गुलामी के समय भारतीय जनता को अपने ही देश में कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। शासन तंत्र पर पूरी तरह विदेशियों का कब्जा हो चुका था, अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था। भारतीयों पर अमानवीय अत्याचार किए जा रहे थे। अपनी ही संप्रभु भूमि पर दास्ता और परतंत्रा झेलने की एक अत्यंत दयनीय व्यवस्था के कारण कवि भारत माता को अपने घर प्रवासिनी का है। कविता में कवि भारतवासियों का कैसा चित्र खींचता है। कवि तत्कालीन भारत की 30 करोड़ जनता की भयावह सामाजिक और आर्थिक स्थिति का चित्रण करते हुए कहते हैं कि वे नग्न बदन बिना कपड़ों के अधे भूखे अंग्रेजों द्वारा शोषित और पूरी तरह निहत्थे गुलामी के कारण उन्हें शिक्षा और ज्ञान से वंचित कर मूढ़ और असभ्य और निर्धन बना दिया गया। वे लाचारी से अपना सिर खड़ी है और झुकाए हुए है और उनके पास पक्के मकान नहीं होने के कारण वृक्षों के नीचे तरुतल निवास करने को विवश है। भारत माता हाश की राह ग्रसित क्यों दिखाई पड़ती है। भारत माता का मुख मंडल शरद ऋतु के चंद्रमा के समान उज्जवल और हंसता हुआ माना जाता है, परंतु जिस प्रकार राहु पूर्णिमा के चंद्रमा को ग्रास बनकर उसे मलिन और अंधकारमय बना देता है, उसी प्रकार परतंत्रता और औपनिवेशिक शोषण रूपी राहु जो है, अंग्रेज रूपी राहु जो है, भारत की सुख समृद्धि और उसकी मुस्कान को छीन लिया है। इसीलिए भारत माता का मुस्कान जो है राहु ग्रसित चंद्रमा की भांति मलिन और उदास दिखाई पड़ता है। ये हो गया। और ये देखिए 2 प्रश्न और बचे हैं सब्जेक्टिव। कवि भारत माता को कवि ने ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशिनी क्यों कहा है। इस पंक्ति में कवि ने एक तीखा अंतर्विरोध प्रस्तुत किया है, व्यक्त किया है। भारत वह महान देश है जिसे पूरे संसार को श्रीमद् भगवत गीता जैसा महान और ज्ञान और कर्म का संदेश दिया है, परंतु गुलामी के समय विडंबना यह थी कि इसी ज्ञान की भूमि
की संतानें स्वयं अशिक्षा, अज्ञान, भूखमरी और अंधविश्वास के गहरे गर्त में डूबी हुई थी। इसी ऐतिहासिक गौरव और वर्तमान समय की दयनीय अज्ञानता के अंतर विरोधाभास को दिखाने के लिए कवि ने भारत माता को ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशिनी कहा है। कवि की दृष्टि में आज भारत माता का तप संयम क्यों सफल रहा? कवि की दृष्टि में भारत माता का सदियों का त्याग, तप और संयम अब इसलिए सफल रहा क्योंकि उसने अपने संतानों को महात्मा गांधी के रूप में जन्म देकर के उन्हें अहिंसा का रूपी अमृत जैसा दूध पिलाया और इस अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलकर भारतीय जनता के मन से अंग्रेजों का भय और अज्ञान का अंधकार दूर हो रहा है। देश स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा है और आज की बात नहीं है, ये आजादी के समय का है, तो इसलिए यहाँ ये वाक्य है कि देश स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा है। भारत माता पुनः विश्व का कल्याण करने वाली जग जननी के रूप में प्रतिष्ठित हो रही है। इतिहास गवाह है कि भारत ही एक ऐसा देश है कि जहाँ बिना रक्तपात और बिना युद्ध के आजादी मिली है। इतिहास के पन्नों को उलट के देखिए, शायद ही कोई ऐसा विश्व में देश मिलेगा जहाँ रक्तपात के बिना आजादी मिली हो, वहां रक्तपात और युद्ध हुआ ही हुआ हो, चाहे वह हिंद चीन हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे फ्रांस हो, हमने कहीं भी हो। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। बिहार देखिए, ये आपको दे दिया गया है, ये व्याकरण से संबंधित। हाँ, बिहार बोर्ड चौथा नंबर देखिए, बिहार बोर्ड की परीक्षा में इस पाठ के कई शब्दों के समास विग्रह पूछे जाते हैं। यहाँ स्पष्ट है कि यह विग्रह पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण शब्दों की सूची नीचे दी गई है। अब यहाँ दिया गया है आपका प्रश्न कि समास का विग्रह करके समास विग्रह करे, कौन सा समास है? तो ये शब्द दिया गया, अपने पाठ्य पुस्तक में देखिए। और समास का मैं एक स्पेशल बहुत ही इजी करके उसका वीडियो बना के मैं दी हूँ, आप लोग देखिए। उस समास को बिल्कुल एकदम आसानी से और बहुत ही क्विक 1 सेकंड में समझ जाइएगा समास का, अगर वो वीडियो देखते हैं तो। यहाँ वही समास को दिया गया कि ग्राम वासनी कौन सा समास है? तो ग्राम और वासनी, ग्राम में वास करने वाली, तो ये हो गया। इसको विग्रह किए तो ग्राम में वास करने वाली, अगर इसको संक्षिप्त में लिखे तो ग्राम वासनी, और इसको विस्तृत करके लिखे तो ग्राम में वास करने वाली। में मामी तत्पुरुष समास, ठीक है। समास के तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, तो उसमें एक एक तत्पुरुष समास है जिसके 6 भेद होते हैं, तो उसमें यह हो गया अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है। गंगा यमुना, गंगा और यमुना ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ये द्वंद्व समास। शरदेंदु, शरद ऋतु का इंद्र, कौका की तत्पुरुष समान संबंध, तत्पुरुष समास है। पर यह अगर ये तत्पुरुष समास है, लेकिन कौन सा तत्पुरुष है? तो संबंध, संबंध वाचक तत्पुरुष समास है। दैन्य जड़ित, दैन्य जड़ित से जड़ित तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में कौन सा? करण, शेषासी। तिमिरांकित, तिमिर है अंधकार से अंकित। देखिए, तिमिरांकित एक समासिक शब्द है छोटा, लेकिन अगर विस्तृत करके इसको लिखते हैं तो समास क्या होता है? संक्षिप्तीकरण, किसी भी वर्ड का संक्षिप्तीकरण, ठीक है। हम लोग हमेशा समासिक वर्ड बोलते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। चंद्रमुखी और ये त्रिलोचन, बहुत सारा लंबोदर, बहुत सारा हम लोग बोलते हैं लेकिन इसको समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ है तिम्रांकित, यानी इसको विस्तृत करके रूप अगर लिखते हैं तो तिमिर अंधकार से अंकित, तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष हो गया। वाष्पाच्छादित, वाष्प से आच्छादित, ढका हुआ, तत्पुरुष, करण तत्पुरुष समास, ठीक है। ज्ञान मूढ़, ज्ञान से मूढ़ मतलब हीन, ज्ञान से मतलब हीन, ये हो गया तत्पुरुष समास। तप संयम, तप और संयम दोनों बराबर है, तो द्वंद्व समास। जन मन भय, जन के मन का भय, तत्पुरुष समान संबंध तत्पुरुष। आप एक बार समास देखने का प्रयास जरूर कीजिएगा, समास वाला वीडियो। भव तम भ्रम, भव संसार रूपी, तम अंधकार का भ्रम, कर्मधारय एवं तत्पुरुष। अब हो गया, ये आपका व्याकरण हो गया, क्वेश्चन आंसर हो गया इस वीडियो में। और मैं ऑब्जेक्टिव देखती हूँ, ऑब्जेक्टिव भी करवा ही देती हूँ। इसका ऑब्जेक्टिव भी हम देख ही लेते हैं, ठीक है।
देखिए कि ये है कि थोड़ा सा सारांश है ये। प्रस्तुत कविता भारत माता पंत जी की कविता संग्रह ग्राम्या से ली गई है। ठीक है, पूछेगा कि भारत माता किससे ली गई है, तो ग्राम्या इनका एक किताब है, कविता संग्रह, उससे ली गई है। यह कविता हिंदी केदारवादी कविता में एक उन्मेष चमक की तरह है। ठीक है, प्रस्तुत कविता में उत्कृष्ट प्रगीत के रूप में स्वीकृत है। ये भी आपको पूछ सकता है कि क्या उत्कृष्ट प्रगीत के रूप में स्वीकृत है, तो भारत माता कविता। इस कविता में भारत के वर्तमान एवं प्रभावी यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत कविता की भाषा शैली और भावबोध प्रगतिवादी चेतना से प्रभावित है। भाव संप्रेषण के स्थान पर विचार संप्रेषण को महत्व दिया गया। तरुतल निवासिनी के माध्यम से कवि ने भारतवासियों की दीनता का चित्रण किया है। शरदेंदु का शाब्दिक अर्थ शरद ऋतु का चंद्रमा होता है। अब आइए इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखते हैं फटाक से, फिर यह चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, सुमित्रानंद पंत किस युग के कवि थे, छायावादी युग के। ठीक है, पंत को किस रचना पर पंत जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो आप लोग थोड़ा सोचिए किस पर उनको मिला होगा। उनकी जीवनी पर दिया गया है, उसकी जीवनी को पढ़े होंगे, मैं बताई हूँ तो पता चल जाएगा। चिदम्बरा किताब पर उनको मिला है, याद रखिएगा, बीबीआई है ये। चिदम्बरा पे उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और भारत माता शीर्षक प्रगीत पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है, मतलब अब यही है कि जो यह कविता किस किताब से लिया गया है, प्रगीत पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है, तो ग्राम्या। ठीक है, यहाँ ग्राम्या दिया हुआ है, ग्राम्या। ग्राम्या काव्य संकलन की कविताओं पर किसका प्रभाव है। ठीक है, अब देखिए इस तरह का प्रश्न पूछेगा, आप लोग परेशान हो जाइएगा। ग्राम्य काव्य संकलन की कविताओं पर किसका प्रभाव है, तो सच्चाई यथार्थ का। ठीक है, प्रकृति का सुकुमार कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, पंत को, सुमित्रानंद पंत जी को। भारत माता के संबंध में क्या सही है, भारत माता कहाँ निवास करती है, सिटी में, गाँव में। ठीक है, भारत माता ग्रामवासी, यहाँ ग्रामवासी में लगाइए। ठीक है, उसके बाद शरविंदु हाशिनी, शरविंदु हाशिनी कौन है, जल्दी बताइए। भारत माता। गीता प्रकाशनी किसके लिए कहा गया है, कहाँ की गीता प्रकाश है, भारत माता की। सुमित्रानंद पंत का जन्म कब और कहाँ हुआ था, जल्दी बताइए, किसको याद है, 1900 ईस्वी कौशानी में। ठीक है, जन्म के कितने घंटे बाद माता जी का देहावसान हो गया था, मतलब उनकी माता का मृत्यु हो गया था, 6 घंटे बाद। पंत के महाकाव्य में लिखा है, क्या लिखा है, पंत जी के महाकाव्य में क्या लिखा है, लगाइए, लोकायतन, इसमें चिन्ह लगाइए। पंत के पिताजी का क्या नाम था, पंत जी के पिताजी का क्या नाम था, गंगादत्त पंत। ठीक है, गंगादत्त पंत। इनकी माता जी का क्या नाम था, सरस्वती देवी। पंत जी ने 1916 में किस शीर्षक से कविता लिखी है, ठीक है, 1916 से में किस शीर्षक से कविता लिखी है, जल्दी बताइए। थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चंस में, इसी तरह के क्वेश्चन में बच्चे फंस जाते हैं। गिरजे का घंटा, लगाइए, गिरजे का घंटा। ठीक है, गंगा यमुना को कवि ने किसके रूपक के रूप में प्रस्तुत किया है, तो भारत माता की दो आंखों के रूप में। ठीक है, दो आंखों के रूप में। तरुतल का अर्थ क्या होता है, तरु मीन्स वृक्ष और तल मने उसके नीचे, वृक्ष के नीचे। अपने घर में कौन प्रवासिनी बनी हुई है, तो भारत माता। क्रंदन, क्रंदन का अर्थ क्या होता है, रोना। तप संयम कौन सा समास है, तप और संयम दोनों बराबर है, द्वंद्व समास है। पंत जी की मृत्यु
कब हुई थी? जल्दी जरा खोजिए तो भैया, कब हुई थी? लगाइए, 29 दिसंबर 1977। पंत जी ने हाई स्कूल की शिक्षा पाई कहाँ? कहाँ पाई थी? कोलकाता, दिल्ली, रांची? नहीं, बनारस। स्वर्ण धूलि के रचनाकार कौन है? स्वर्ण धूलि के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंद पंत जी। पंत जी की कृति है वीणा, गुंजन, युगांत। ध्यान दीजिए सभी, ये सभी। छायावादी कवि कौन है? सुमित्रानंद पंत। छायावाद क्या स्तंभ है? कौन से स्तंभ है? ये मतलब स्तंभ माने एक पिल्लर, कौन कौन है? छायावाद क्या स्तंभ है? सुमित्रानंद पंत। ठीक है। पंत जी का अंतिम काव्य देखिए, पंत जी का अंतिम काव्य है जो उनके परिपक्व चिंतन को समेट देता है, लोकायतन। ठीक है, लोकायतन। युग युग के, युग युग के डैश तम से विसन्नन मन दी। प्रवासिनी का अर्थ होता है, क्या होता है? हास्य, सुखी, प्रकंपित, नहीं, विदेशी। राहु से ग्रसित है क्या? राहु से क्या ग्रसित है, जल्दी बताइए। राहु से शरदिंदु, शरद पूर्णिमा की चांद। ठीक है, ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, व्याकरण, भावार्थ। अब मैं आशा करती हूँ कि आप अच्छे से लिखेंगे, अच्छे से नोटबुक तैयार करेंगे और बड़ी मजबूती के साथ आपको जाना है एग्जाम में। और एग्जाम 99%, अब थोड़ा सा इस पे फोकस कीजिएगा, बहुत भारी नहीं है, तो 99% लाना है। 1% छूट रहा है, कहाँ छूट रहा है उसे भी खोजना है, वो मेरा नंबर है, मैं उसे लेके रहूंगा। इस भावना के साथ हमें एग्जाम बैठना है। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।